हेलो बच्चों। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10 से कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटरनेट बेसिक्स के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। तो इंटरनेट जो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इट्स पावरफुल फीचर इज accessed by most of us almost on a daily basis, and we look it for some information, for emailing, for paying bills, for accessing social networking sites like facebook.com, twitter.com, chatting and much more। तो सिंपल सी बात है, हमें कह रहा है कि जो भी ये एक पावरफुल फीचर है, खूबी है, जिसको आज के टाइम पे रोज के बेसिस यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका यूज हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए करते हैं, ईमेल करने की, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है उसको करने के लिए, जैसे कि ईमेल को रिसीव करना हो, मेल को सेंड करना हुआ, या किसी भी चीजों का बिल पे करना, जैसे लाइट का बिल हो गया या फिर फोन का बिल हो गया, उसको पे करने के लिए, या फिर किसी नेटवर्किंग साइट facebook.com हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर चैटिंग के लिए इसको हम आज के टाइम पे यूज करते हैं और बहुत चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब www, which is a part of internet, has grown at an amazing speed and continues to grow। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है सर्वर है www, ये क्या है, इंटरनेट का एक पार्ट है जो कि बहुत अमेजिंग स्पीड में ग्रो कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इंटरनेट की बात करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है, कह रहे हैं द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर networks that use the standard internet protocol TCP/IP to service billions of users worldwide by allowing continuous communication between across the world। तो इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है TCP/IP। इस प्रोटोकॉल के जरिए क्या होता है, सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और दुनिया में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि आरपानेट। आरपानेट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेट चैप्टर से, जो कि 1969 की बात कर रहे हैं। 1969 में क्या होता है, आरपानेट हमारे स्टार्ट होता है। यहाँ पे कह रहे हैं इंटरनेट बिगेन in 1969 when scientists under the project of the US military agency ARPA linked computers of three universities like the University of California, Santa Barbara and Utah and the Stanford Research Institute to assist them in conducting basic research through information sharing। तो यहाँ पे क्या होता है, 1969 में क्या होता है, इंटरनेट की शुरुआत होती है। क्या कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, आरपा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तीन यूनिवर्सिटी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया था, सांत बारबरा एंड उथा था, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जहां पे तीनों इंस्टीट्यूट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं बाय द वायर, और वहां पे क्या डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज नोन एज आरपानेट। और ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम क्या दिया गया, आरपानेट दिया गया। बाय दिसंबर 1971 ARPANET linked 23 host computers to each other and went public in 1972। तो क्या होता है, 1971 में क्या होता है कि 23 होस्ट कंप्यूटर को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, और 1972 में ARPANET को पब्लिक कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि ARPANET का फॉर्म क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ARPANET का फॉर्म जो होता है वो होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, और नेट का क्या हो गया, नेटवर्क। क्लियर है, ये हो गया आपका ARPANET का फॉर्म। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा, ईमेल होता है। ईमेल का बात है 1971 की बात है। कहते हैं ईमेल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971 बाय रे टॉमलिंसन। ईमेल को पहली बार डेवलप किसने किया था, 1971 में रे टॉमलिंसन ने डेवलप किया था। ही आल्सो मेड द डिसीजन to use the symbol to separate the username from the computer name, which later became known as the domain name। ठीक है, और इन्होंने डिसीजन लिया था कि यूजर नेम होता है
और जो डोमेन नेम होता है उसको सेपरेट करने, उसको अलगाव करने के लिए हम @सिंबल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ मानो कि आप एक नाम है राज @gmail.com, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राज है, राज क्या हो गया, राज हो गया यहाँ पे यूजर नेम हो गया, और gmail.com क्या है, ये हो गया डोमेन नेम हो गया। तो इन दोनों को अलगाव, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जिस सैम्बल का यूज किया गया, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस सैम्बल का यूज किया गया वो सैम्बल कौन सा है, @ है। तो @ सैम्बल को यूज किया गया यूजर नेम को और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए, और डिसीजन किसका था, ये रे टॉमलिंसन का था, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है द फर्स्ट मॉडर्न ईमेल प्रोग्राम कॉल्ड MSC was developed by John Whittle 1975। और पहला ईमेल प्रोग्राम जो डेवलप हुआ था वो क्या, उसका नाम क्या था, MSC था, जिसको जॉन विट्टल ने 1975 में डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सिंपल सा TCP/IP, जो कि 1974 की बात है, ठीक है। अभी इसको हम बेसिकली यहाँ पढ़ रहे हैं, TCP/IP के बारे में डिस्क्रिप्शन में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इन 1982 द ARPANET adopted TCP/IP। 1982 में क्या होता है कि TCP/IP को ARPANET ने अडॉप्ट कर लिया था। All the ARPANET switched on the TCP/IP suite of protocol। और जितने भी ARPANET में कंप्यूटर जितने भी जुड़े हुए थे सभी TCP/IP सूट्स में क्या होते हैं, स्विच कर जाते हैं, मतलब किसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि DNS क्या होता है। DNS को हम नॉर्मली जानते हैं डोमेन नेम सर्वर, जो कि 1984 में स्टार्ट हुआ था। In 1984 डोमेन नेम सर्वर्स DNS was introduced। 1984 में क्या हो रहा है, DNS का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इसको लाया जाता है 1984 में, जिसको हम DNS नाम से जानते हैं या फिर डोमेन नेम सर्वर के नाम से भी जानते हैं। न्यू डोमेन नेम सच एज .com for commercial purpose, .edu educational purpose etc. were introduced in addition to .org international organization and a series of country codes like .in for India, .jp for Japan, .us for United States of America and so on, ठीक है। तो उसमें सिंपल से क्या होता है, 1984 में DNS को लॉन्च करते तो यहाँ पे क्या होता है, .com हो गया कॉमर्शियल पर्पज के लिए, .edu हो गया एजुकेशनल पर्पज के लिए, जो साइट्स होते हैं उनको लगाया गया, और कुछ और भी एडिशन जैसे .org हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो साइट था उस पर यूज किया गया। कंट्री कोड जैसे .in हो गया तो ये इंडिया के लिए हो गया, .jp हो गया जापान के लिए हो गया, .us क्या हो गया यूनाइटेड स्टेट के लिए हो गया। तो सिंपल सी बात मैं बोलूँ, जैसे amazon.com देखा है आपने, amazon.in मतलब क्या है, ये जो अमेजोन है ये स्पेशली कहाँ के, इंडिया के लिए यूज हो रहा है क्योंकि .in लगा हुआ है, ठीक है। अगर जो आपने देखा होगा amazon.us है, मतलब ये साइट कहाँ पे यूज होगा, अमेरिका के लिए यूज होगा, ठीक है। तो हर साइट का वहां पे कंट्री कोड के बिहाफ पे उसको डिफरेंशिएट किया गया, उसको क्या नाम दिया गया, DNS नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, NSF नेट की बात करते हैं, जो कि 1985 की बात है। इन 1985 द National Science Foundation Network was established to serve as the backbone to the ARPANET and other scientific network। NSF नेट जो था 1985 में आता है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क नाम है इसका, और ये जो था ARPANET का बैकबोन था, और जितने भी साइंटिफिक नेटवर्क थे उनका वही क्या था, ये बैकबोन था। कहते हैं कि मेनी प्राइवेट एंड कॉमर्शियल नेटवर्क आल्सो इमर्ज्ड, और जितने भी प्राइवेट और जितने भी कॉमर्शियल नेटवर्क होते हैं भी क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं NSF नेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ओके इस पे आते हैं, ठीक है। आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW 1990 में आता है, ठीक है। करेक्ट, द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्वाइंड बाय टिम बर्नर्स-ली। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये किसके थ्रू आया है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको डिफाइन किया था। इन 1990 में क्या होता है, व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स फॉर HTML, HTTP एंड URL, ठीक है। जब ये काम कर रहे थे किस पे, HTML, HTTP और URL के थ्रू किसी वेब पेज को डेवलप करने में लगे हुए थे, तो उस टाइम पे ये इस टर्म को लाते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब को। इन 1991 द फर्स्ट वेब पेज वाज डेवलप्ड, और पहली बार 1991 में पहला वेब पेज उस टाइम पे डेवलप किया गया था। इन 1993 द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ैक वाज रिलीज्ड, और पहली बार 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक रिलीज किया था। ग्राफिकल की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है। कैरेक्टर बेस्ड की बात करें, ग्राफिकल ब्राउजर जो था वो क्या था, मोजैक, जिसको डेवलप किया गया कब, 1993 के आसपास। द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर वाज रिलीज्ड इन 1994। 1994 में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर जो था इसको भी रिलीज किया गया 1994 के आसपास, ठीक है। वेब सर्फिंग स्टार्टेड इन द सेम ईयर, और उसी साल में क्या होता है कि वेब सर्फिंग को भी स्टार्ट कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंटरनेट की बात करेंगे, जबकि 1995 में जो बना था, मतलब कि जब उसका मतलब स्टार्ट हुआ था इंटरनेट, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि ARPANET, NSNet and several private networks merged together to form the internet as we know it today. एक सेकेंड, आप लोग को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड यार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि ARPANET हो गया, NSNet हो गया, several private networks merged together to form the internet as we know it today in 1995, ठीक है। जब ARPANET, NSNet और कुछ जितने प्राइवेट नेटवर्क थे, जब सब आपस में मिलकर क्या बनते हैं, इंटरनेट का वहां पे फॉर्म होता है। और ये कब की बात, 1995 की बात है, जिसको हम इंटरनेट को आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है। इन द सेम ईयर eBay एंड Amazon.com स्टार्टेड एक्टिविटीज ऑनलाइन। और उसी साल में क्या होता है, 1995 में क्या होता है, eBay जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट, अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स साइट भी उस टाइम में ऑनलाइन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वेबमेल सर्विस नोन एज हॉटमेल वाज लॉन्च्ड इन 1996। और पहला जो वेबमेल सर्विस था जिसका नाम था हॉटमेल, वो भी 1996 में लॉन्च किया गया। द सर्च इंजन गूगल वाज लॉन्च इन 1998। 1998 में पहला सर्च इंजन गूगल को भी लॉन्च किया गया। ग्रोथ ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ऑन द इंटरनेट बिगेन फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स। और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे, ब्लॉगिंग था, माइक्रो ब्लॉगिंग था, इंटरनेट पे 2003 से होना स्टार्ट हो गए थे। They have seen phenomenal growth in the popularity of the internet। और साथ में क्या हुआ कि समय के साथ में क्या हुआ कि इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो उसका ग्रोथ होता गया, ठीक है। सिंपल सा ये पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है। जो भी आप लोग ट्विटर पे जो कुछ लाइंस ऑफ ट्वीट करते हो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। ब्लॉगिंग सिंपल जानते हो, ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग जैसे कि blogger.com पे जो भी आप अपना कुछ भी स्टेटमेंट पास, डॉक्टर ने कुछ अपना कुछ भी पास किया कि हाँ ये दवा इस पर्पज से होता है, या कुछ भी अपना बारे में लिखा उन्होंने, तो उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट टुडे की बात करें, जो आज के टाइम में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसकी हम बात करें। क्या टुडे द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट है, ठीक है। कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ है। इट इज ग्लोबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, डेटा ग्लोबली डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में डेटा को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम बन चुका है इंटरनेट। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that consists of millions of networks including private, public, business, academic and government networks। सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इंटरनेट क्या, तो आप सिंपल से क्या आंसर दोगे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से ये है, ठीक है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ नेटवर्क को आपस में इंक्लूड किया, चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे गवर्नमेंट नेटवर्क हो, सबको ये क्या आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब कौन कौन से तरीके हैं इंटरनेट से जुड़ने के, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट तरीका होता है वो क्या है, डायल-अप कनेक्शन। उसको स्टार्ट करते हैं। क्या डायल-अप कनेक्शन यूजेस अ मॉडेम दैट इज हुक्ड अप टू द कंप्यूटर एंड डायल इन यूजिंग अ फोन लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉडेम का यूज होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। और यहाँ पे जब भी आपको कनेक्शन ऑन करना होता है तो सिंपल से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोन को डायल करना पड़ता है। कह रहा while it is the cheapest method to connect to the internet, it is very slow and the quality of service too is very good, is not very good, ठीक है। तो ये क्या सबसे सस्ता तरीका है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। और ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है, इसका जो क्वालिटी सर्विस होता है भी क्या होता है, बहुत खराब होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। और कह रहा है द इंटरनेट स्पीड रेंजेस फ्रॉम 200 bps टू 56 kbps। इसकी जो स्पीड होती है कितना, 2300 bps से लेकर 56 kbps तक होता है। अब क्वेश्चन में bps का फॉर्म क्या होता है, bps स्टैंड्स फॉर बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, और kbps स्टैंड्स फॉर व्हाट, किलो बिट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड होता है, ओके। ये हो गया। द कनेक्शन इज ऑफन लॉस्ट एंड द डेटा इज लिमिटेड। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है,
कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाता है और डेटा क्या होता है, डेटा इसमें लिमिटेड होता है, किसमें, डायलर कनेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, डीएसएल से हम भी डेटा को जो होता है मतलब नेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, कह रहा है कि डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सो यू डू नॉट हैव टू डायल अप टू कनेक्ट। तो ये जो होता है डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, और ये क्या होता है, हमेशा नेट से जुड़ा होता है, यहाँ पे कोई डायल करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट यूज अ फोन लाइन, देयरफॉर इट डज नॉट टाई अप योर फोन। इसमें क्या होता है, फोन लाइन का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फोन लाइन से टाइप करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, हाउएवर इट डज यूज अ फोन नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोन नेटवर्क का यूज होता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इसको हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कंसिडर करते हैं, which means that it has high speed. It was the first real step toward improving the transmission of data and voice. तो ये क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। अगर डायलर से हम कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये पहला स्टेप था इंटरनेट डेटा या वॉइस को ट्रांसमिशन करने में इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, DSL स्पीड्स रेंज फ्रॉम 128 kbps टू 8 mbps। इसकी स्पीड कितनी होती है, 128 kbps से लेकर 8 mbps तक इसकी स्पीड होती है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ DSL सच एज SDSL, SDSL, VDSL एंड ADSL। तो DSL के कुछ कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपका SDSL हो गया, VDSL हो गया या फिर ADSL हो गया। ये आप फिगर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि यहाँ पे केबल इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना हो तो। कह रहा है केबल इंटरनेट कनेक्शन आर पॉसिबल थ्रू केबल टीवी लाइंस। तो केबल इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो केबल टीवी लाइन से भी पॉसिबल हो सकता है। इट शेयर्स कोएक्सियल केबल्स दैट यू यूज टू वॉच टीवी विदाउट अफेक्टिंग योर टीवी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, जहाँ पे टीवी जो आप टीवी देखते हो जिस केबल से, उसी केबल का यूज करते हैं नेट से इंटरनेट से जुड़ने के लिए। और इसमें क्या होता है, टीवी के परफॉर्मेंस जो होता है वो भी आपका डाउन इफेक्ट नहीं होता है। द केबल इंटरनेट कनेक्शन यूजेस टीवी चैनल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या होता है, जो केबल इंटरनेट कनेक्शन होता है टीवी चैनल का यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इट कैन बी फास्ट एज 27 Mbps। इसकी स्पीड कितनी होती है, 27 Mbps इसकी स्पीड होती है। द केबल इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। जो केबल इंटरनेट कनेक्शन होता है ये मल्टीपल यूजर को शेयर कर सकते हो, मतलब कई लोग इसका यूज कर सकते हैं एक साथ में। हाउएवर द मोर द नंबर ऑफ यूजर द स्लोअर द कनेक्शन। सिंपल सी बात है, जितने लोग को आप जोड़ोगे उतनी स्पीड क्या होगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका केबल इंटरनेट कनेक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे। अब वायरलेसली कैसे जोड़ते हैं उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे वायरलेस इंटरनेट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या है, नया तरीका है इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने के लिए। इट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और यहाँ पे क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं इससे इंटरनेट से जुड़ने के लिए। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट मच लाइक द DSL एज लॉन्ग एज यू आर विद इन एन एरिया दैट हैज कवरेज। सिंपल सा पॉइंट क्या होता है कि अगर इसमें जो एरिया होता है, जैसे वाईफाई आपने ऑन किया तो वाईफाई के बियॉन्ड मतलब अंदर जितने भी लोग रहेंगे उनका फोन आपके फोन से वाईफाई के थ्रू उनका फोन नेट चलता रहेगा। अब उस एरिया से बाहर गए तो सिंपल से क्या होगा, उनका नेट नहीं चलेगा। तो वहां पे क्या है, एरिया कवरेज के अंदर ही रहना है। नॉट ऑल एरियाज हैव कवरेज एंड इट कैन बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन अदर टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो ये क्या थोड़ा सा ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा खर्चीला होता है। एग्जांपल ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन आर वाईफाई एंड वाईमैक्स। इसका एग्जांपल क्या है, वाईफाई है और क्या है, वाईमैक्स। क्लियर, देखो यहाँ पे जैसे ये फोन से ये लैपटॉप जुड़ा हुआ है वाईफाई थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेंज होगा, एक एरिया होगा, एरिया से बाहर गए तो सिंपल सा नेट नहीं चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, वो क्या है, IOS, जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस ओवर सैटेलाइट कनेक्शन की बात करते हैं। इंटरनेट ओवर सैटेलाइट IOS यूजेस द कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशन इन स्पेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज करते हैं
जो भी स्पेस में सेटेलाइट लगे होते हैं उनका यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। द सेटेलाइट act as the reflector and bounce the signal from the earth to the satellite and the back to the earth in and the location। सिंपल सा क्या होता है, अगर ये यहाँ से डेटा को ब्रॉडकास्ट करो तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद सेटेलाइट से क्या होगा, वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो दूसरा एरिया है यहाँ से सिग्नल पहुंचेगा और तब जाके हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट द इंफॉर्मेशन हैज टू ट्रेवल द कनेक्शन में बी स्लोअर देन अदर्स। सिंपल सा कहते हैं ये काफी डिस्टेंस ट्रेवल करता है सिग्नल पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो काफी दूरी तक सिग्नल क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है और कनेक्शन की अपेक्षा। इट्स स्पीड कैन बी 492 टू 512 kbps। इसकी स्पीड कितनी होती है, 492 से 512 kbps तक इसकी स्पीड होती है। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये सब टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा आएगा कि थिंग्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब कौन कौन चीजों की आवश्यकता होती है नेट से जुड़ने के लिए। ओके, अब तक तरीका हमने सीखा, अब कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नेट से जुड़ने के लिए। तो पहला तरीका क्या, पहला चीज क्या होता है आपका आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है नेट से कनेक्ट होने के लिए। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी आल्सो समटाइम्स रिफर टू एज आईएपी, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर के नाम से भी जानते हैं, इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर एक्सेस टू द इंटरनेट। तो आईएसपी को, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसको हम आईएपी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर होता है। और ये क्या होता है, एक कंपनी होता है जो कि कस्टमर को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आईएसपी है जहां से हमको नेट मिलता है। ठीक है, द आईएसपी कनेक्ट टू इट्स कस्टमर यूजिंग एनी वन ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सच एज डायल-अप, डीएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस और डेडिकेटेड हाई स्पीड कनेक्शन। तो यहाँ पे जो भी यूजर होता है कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे वो डायल-अप कनेक्शन हो, चाहे डीएसएल हो, चाहे मॉडेम हो, चाहे वायरलेस हो, चाहे कोई हाई स्पीड कनेक्शन हो, तो वहां पे उसको एक आईएसपी की नीड पड़ेगी। सम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया आर एयरटेल, जियो। तो सिंपल सा बहुत सारे प्रोवाइडर है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, अदर कोई कंपनी आती है वो सब क्या करते हैं, नेट को हमको प्रोवाइड, बीएसएनएल हो गया हमारा जो नेट को हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं और किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो होता है मॉडर्न की भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब भी हमको इंटरनेट से जुड़ना होगा। तो द मॉडर्न इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स आउटगोइंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड वाया द टेलीफोन लाइंस। तो यहाँ पे मॉडर्न जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के आउटगोइंग सिग्नल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है टेलीफोन लाइन सिग्नल के उसमें। ठीक है, मॉडर्न कैन आल्सो कन्वर्ट द इनकमिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर कैन रीड। तो मैं सिंपल से डिफाइन करता हूँ। तो देखो जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, थिंग्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट में मतलब कौन कौन सी कुछ चीज रिक्वायर्ड होती हैं उसमें पढ़ेंगे इस बार। मॉडर्न क्या होता है, अ मॉडर्न डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर आउटगोइंग डेटा into a format that can be transferred via telephone lines. Modems can also convert the incoming data into format that the computer can read. तो सिंपल से डिफाइन तो मॉडर्न क्या होता है, तो मॉडर्न ऐसा मशीन होता है जो सिंपल से क्या होता है कि जो टेलीफोन लाइन होता है उसको यहाँ पे सिंपल सा वो कनेक्ट करता है, मॉडर्न बीच में होता है और फिर यहाँ पे होता है आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या होता है आपका बाइनरी सिग्नल समझता है, बाइनरी सिग्नल। और जो मॉडर्न होता है ये दो काम करता है, एक होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये मॉडर्न का फॉर्म होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसमें सिंपल से क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या करता है, मॉडर्न क्या करता है कि जो भी बाइनरी सिग्नल्स आते हैं, बाइनरी सिग्नल जो भी आते हैं उसको ये कन्वर्ट करता है टेलीफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों, क्योंकि सिंपल सा क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या समझता है, जो टेलीफोन लाइन होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है। और मॉडर्न में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल पास हो रहा है ये कंप्यूटर को समझने के लिए मॉडर्न यहाँ सिग्नल जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, अब बाइनरी सिग्नल में। और बाइनरी सिग्नल जो यहाँ से यहाँ पास हो रहा है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर काम जो होता है यहाँ मॉडर्न में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे जो होता है वेब ब्राउजर क्या होता है उसकी बात करते हैं। अलॉन्ग विद द मॉडर्न योर कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर दैट कॉल्ड द वेब ब्राउजर टू नेविगेट वेब। तो मॉडर्न के साथ में जब भी हमको किसी एक वेब पेज से किसी और वेब पेज में जाना होगा, मतलब वेब पेज में नेविगेट करना होगा, तो वहां पे हमको वेब ब्राउजर की नीड पड़ेगी। और कह रहा है कि अ ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एंड इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है कि जहां पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकें, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब से हम उसको मंगा सकें। टेक्निकली वेब ब्राउजर यूजेस द HTTP to make request to web servers throughout the internet on behalf of its user। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर जो होता है HTTP से क्या करता है कि HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP के थ्रू क्या करता है कि वहाँ पे जो वेब सर्वर होता है उसको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउ वन टू व्यू पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेब ब्राउजर होता है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो अलाउ करता है किसी वेब पेज को देखने के लिए जो कहाँ पे होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है। डिफरेंट वेब ब्राउजर्स आर अवेलेबल टुडे एंड दे ऑल कम विद अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। सम ऑफ कॉमन वेब ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, यूसी ब्राउजर, मैक्सथॉन, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। तो सिंपल से मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, तो आज के टाइम पे डिफरेंट टाइप के ब्राउजर जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हर ब्राउजर की कुछ खूबियां भी होती है। और कौन कौन से ब्राउजर इस टाइम पे मार्केट में है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, मैक्सथॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ऐसे सब ब्राउजर जो होते हैं मार्केट में आज के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट यूजफुल ब्राउजर, मतलब यूजर जो जिस ब्राउजर पे है वो कौन सा है, गूगल क्रोम पड़ता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है द वर्ल्ड वाइड वेब एब्रिविएटेड एज WWW और द वेब इज द मोस्ट कॉमन टर्म व्हेन डिस्कसिंग द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये इंटरनेट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज लाइक अ ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी विथ इन्यूमरेबल articles, journals, ebooks, news, views and tutorials stored in the form of web pages on many computers around the world। ठीक है, called web server। सिंपल से क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक बड़ी, आप समझ सकते हो, बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आर्टिकल्स है, जर्नल्स है, ई बुक्स है, न्यूज है, व्यूज है, ट्यूटोरियल, सब कुछ वहाँ पे जाके स्टोर्ड है। पूरी दुनिया जितनी चीजें हैं वहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर के नाम से हम जानते हैं। फिर इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज वेब पेजेस वेबसाइट्स आर एडेड टू द WWW एवरी आवर। कह रहा है कि हजारों वेब पेज, ये वेबसाइट हर घंटे वर्ल्ड वाइड वेब पे जोड़े जाते हैं। वेब पेजेस कैन हैव मिक्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। वेब पेज क्या होता है जिसमें टेक्स्ट का और ग्राफिक्स का, मल्टीमीडिया क्या होता है, मिक्सअप होता है। तो सिंपल से आप किसी वेब पेज को ओपन करोगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ग्राफिक्स भी देखने मिलेंगे, फोटो भी होता है, वहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा होगा, और कभी कभी उसमें वीडियो भी दिखाए जाते हैं किसमें, वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो वेब पेज जो होता है वो सबका मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेबसाइट क्या होता है। कह रहा है अ वेबसाइट कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, ये कंप्राइज होता है, मतलब कि यहाँ पे कलेक्शन होता है एक या एक से अधिक वेब पेज का। जैसे बुक जो होता है वो कलेक्शन होता है पेज का। ठीक है, वैसे वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, वेब पेज का। ठीक है, फिर इसमें क्या है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर अंडर वन डोमेन। वही सेम बात यहाँ पे कह रहा है कि जो वेबसाइट होता है वो क्या होता है, वेब पेज का कलेक्शन होता है जो कि एक डोमेन के अंदर ही बिलोंग करता है। जैसे सिंपल सी बात है, अमेजॉन क्या है, amazon.com, amazon.com जो है ये क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। अब इसके अंदर जितने वेब पेज होंगे वो क्या होगा, उन सबका कलेक्शन क्या बोला जाएगा, वेबसाइट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल abortus.html is the web page of the website accompany.com। तो सिंपल से क्या है, abortus.html जो है एक वेब पेज है किसका, इस वेबसाइट का। ठीक है,
अब बात करते हैं वेब पेज क्या होता है, जिसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या द टर्म वेब पेज रिफर्स टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो वेब पेज जो होता है ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से, मतलब उसी को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल सी बात, ये क्या होता है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पॉइंट है, मतलब कि किसी वर्ल्ड वाइड वेब में चीजें रखी जाती है, क्या है आपका वेब पेज है। तो वेब पेज क्या है, बेसिक यूनिट है वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। A web page may have different components like text, graphics, audio, video, animation, hyperlinks, buttons, forms एंड फ्रेम्स। सिंपल से मैं डिफाइन करूँ आपको कि वेब पेज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, एनिमेशन होता है, हाइपरलिंक्स भी होता है, बटन्स, फॉर्म्स, फ्रेम्स, सब कुछ आपको एक वेब पेज के अंदर देखने को मिलता है। ये सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी आपने वेब पेज देखा होगा तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट भी देखने मिला होगा, आपको फ्रेम्स भी, वीडियो भी, कभी कभी आपको एनिमेशन भी देखने मिलता है, कई बार आपको हाइपर लिंक्स भी देखने मिलता है। हाइपर लिंक क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी टेक्स्ट पे जब क्लिक करते हो और उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में किसी और वेब पेज पे जाते हो तो दिस कॉल्ड हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक भी आपको वेब पेज पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया वेबसाइट और वेब पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ फिर कह रहा है कि वेब सर्वर और वेब क्लाइंट का क्या अंतर है। तो वेब सर्वर की हम पहले बात करते हैं। कह रहा है वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर विथ अ सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन इट। द वेब सर्वर हैज अ नंबर ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन इट। सिंपल से क्या होता है, वेब सर्वर जो होता है ये एक कंप्यूटर होता है जिसमें सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। वेब सर्वर में क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे वेब पेज जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। दीज वेब पेजेस आर पुट बाय द वेरियस पीपल and organization for various purposes, ranging from selling commercial products and services to sharing thoughts and ideas with others। सिंपल सा पॉइंट कह रहा है इसमें, जो पेज होता है वो किसी न किसी इंसान के जरिए, मतलब कि चाहे वो हमारे थ्रू हो गया या आपके जरिए, क्या होता है वो पेज वेब सर्वर पे पढ़ते हैं। जो पेज होता है कहाँ से आते हैं, वो हमारे थ्रू आते हैं, आपके थ्रू वहाँ पे वेब सर्वर पे आते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई संगठन हो गया, वो अपना वेब पेज उठा के डाल दिया, ठीक है। या कोई कॉमर्शियल साइट हो गया, उसने अपना वेब पेज बना के डाल दिया, ठीक है। या कोई अपना थॉट या आइडिया है, उसने लिख के वेब पेज लिख के और उसने सर्वर पे डाल दिया। तो ऐसे ही वेब पेज क्या होता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग के थ्रू ही वेब पेज बन के और सर्वर के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ पे वेब पेज को स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब वेब क्लाइंट क्या होता है, अब वेब क्लाइंट इज ए एप्लीकेशन दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। सिंपल सा क्या होता है, वेब क्लाइंट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसे हम लोग एक वेब क्लाइंट क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जब जो क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, वेब सर्वर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब सर्वर इज जनरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वेब सर्वर पे किस फॉर्म में स्टोर होता है, वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। यूजर्स विद द हेल्प ऑफ वेब browser software communicate with the web servers, send them request and get the desired output on the computer screen। तो यूजर जो होता है वेब ब्राउजर की हेल्प से वो क्या करता है, सर्वर के पास में रिक्वेस्ट करता है और सर्वर के थ्रू क्या होता है, उसका रिजल्ट जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, ये वेब ब्राउजर जो हो गया, वेब ब्राउजर है, क्या कर रहा है ये सिंपल सा किसी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे, वेब सर्वर से। रिक्वेस्ट जाने के बाद में फिर क्या हो रहा है, वेब सर्वर जो होता है वो रिप्लाई करता है किसको, वेब क्लाइंट को। तो यहाँ पे जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया, वेब क्लाइंट हो गया, और जहाँ पे डेटा सारा स्टोर है वो क्या हो गया, वेब सर्वर हो गया। क्लियर है सारा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर्फिंग द वेब का मतलब क्या होता है। सर्फिंग द वेब का मतलब कह रहा है सर्फिंग द वेब मीन्स मूविंग वन वेब पेज ऑन द सेम और अनदर वेबसाइट टू अनदर बाय क्लिकिंग और हाइपरटेक्स्ट लिंक। सिंपल से क्या होता है, अगर एक वेब पेज से सेकंड वेब पेज पे आप जंप कर रहे जा रहे हो, उसको बोलते हैं सर्फिंग द वेब बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे द वेब एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ईच वेब पेज डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। जितने वेब पेज होते हैं जिसमें डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है तो खुद का एक एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, विच इज कॉल्ड यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। सिंपल सा क्या है,
यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक यूआरएल है। क्या है, एक यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, एक एड्रेस है। इसी एड्रेस को हम यूआरएल के नाम से भी जानते हैं। एवरी वेबसाइट और वेब पेज इज आइडेंटिफाइड एंड एक्सेस ऑन द वेब सर्वर बाय इट्स नेम। जितने वेबसाइट होते हैं या वेब पेज होते हैं, उसको जब भी हम एक्सेस करते हैं वेब सर्वर पे, तो उसके नाम से एक्सेस करते हैं। ठीक है, टू access a website on the world wide web you have to enter its URL in the browser web browser। ठीक है, जब भी किसी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेस करना होता है तो पहले उसका URL जो होता है वेब ब्राउजर में उसका URL हम पुट करते हैं। ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द पार्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट वेयर इट कैन बी फाउंड ऑन द वेब। तो ये क्या होता है, एक HTML डॉक्यूमेंट का एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम वेब पेज पे वेब ब्राउजर पे वेब सर्वर पे फाइंड करते हैं। सिंपल सा पॉइंट क्या है कि एक एड्रेस होता है, एड्रेस को हम वेब ब्राउजर पे डालते हैं और उसके बाद में उस वेबसाइट को हम अपने सिस्टम पे देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाँ, सेवरल टॉप लेवल डोमेन्स की बात करें, TLD की बात करें, .mil मिलिट्री के लिए यूज करते हैं, .net का यूज करते हैं नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर के लिए, .gov को गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, .com जो होता है कॉमर्शियल एंटरप्राइज के यूज करते हैं, .edu जो होता है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के यूज करते हैं, .org जो होता है यूजली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के यूज करते हैं, .in जो होता है ये कंट्री कोड डोमेन है, तो .in इंडिया के लिए, .us यूनाइटेड स्टेट के लिए, .uk जो होता है यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज करते हैं, .jp जो होता है जापान के लिए, .ca जो होता है स्विट्जरलैंड के लिए, .ae जो होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, कंट्री कोड डोमेन्स होते हैं जो यहाँ पे देखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट में कह रहा है थिंग्स टू रिमेंबर फॉर यूजिंग यूआरएल। जब भी यूआरएल यूज करेंगे यहाँ पे कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, पहला पॉइंट में कह रहा है यूआरएल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोटोकॉल प्रीफिक्स लाइक HTTP बट मोस्ट ब्राउजर विल टाइप दोज कैरेक्टर्स फॉर यू। ठीक है, जब भी किसी यूआरएल को आप स्टार्ट करोगे लिखना, तो उससे पहले यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP, जो कि आपको लिखना कंपलसरी होता है। बट कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे तब भी वो खुद से प्री डिफाइंडली लिख देता है आपके लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि a URL is usually in some kind of English but members are also allowed। यहाँ पे URL में जो होता है कुछ इंग्लिश होंगे बट कुछ मेंबर जो होते हैं और भी अलाउ कर देते, नंबर्स होंगे वो भी सब यहाँ पे अलाउ होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है a URL never has any space in it। जब भी कोई URL आप लिखोगे, जब भी कोई एड्रेस लिखोगे तो वहां पे उसमें कोई स्पेस नहीं रखोगे, ध्यान रखिए इस बात का। फोर्थ पॉइंट का URL फॉर द मोस्ट पार्ट इज ऑल लोअर केस। जितना भी URL होता है, जितना भी पार्ट उसका होता है, बहुत सारा लोअर केस के अंदर ही आपको मिलेगा। सॉरी, बहुत सारा सारा जो होगा वो किसमें होगा, लोअर केस के अंदर ही मिलेगा। फिर पॉइंट कह रहा है URL यूजेस फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे URL जो होता है फॉरवर्ड स्लैश और डॉट का यूज करता है चीजों को सेपरेट करने के लिए, चीजों को अलग करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है यहाँ पे URL इज नॉट द सेम एज एन ईमेल एड्रेस। और URL जो होता है ईमेल एड्रेस की तरह एकदम सेम नहीं होता है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें HTML क्या होता है। HTML की बात करते हैं, HTML क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है HTML stands for Hypertext Markup Language, is an standard markup language used for creating web page। तो HTML जो होता है एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसका ये मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है, किसी वेब पेज को क्रिएट करने के यूज में इसको हम लाते हैं। कह रहा इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990। In HTML, hypertext refers to the text or object that has link called hyperlink for another web page। सिंपल से क्या हो रहा है, इसको जो आपका HTML इसको किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था 1990 में। ठीक है, HTML जो हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिसको हम किसी और वेब पेज से लिंक कर सके, उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, तो उसको हाइपरटेक्स्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, अब HTML कह रहा है कि HTML इज अ वेब डेवलपिंग लैंग्वेज। ठीक है, that use hyperlinks to connect
वेब पेजेस एंड टैग्स टू डिफाइन द एलिमेंट एंड लेआउट ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो HTML जो होता है एक वेब डेवलपिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो अलाउ करता है हाइपर लिंक को किसी एक वेब पेज को या टैग के थ्रू या एलिमेंट के जरिए क्या करते हैं, किसी पेज को हम दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए HTML का, जैसे HTML आपने ये स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, फिर आपने हेड यूज किया, फिर आपने हेड को बंद किया, टाइटल लिखा, टाइटल आपने यहाँ पे बंद किया, बॉडी लिखा, बॉडी बंद किया। सिंपल से कोडिंग जो होगा, आप आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप इसको पढ़ने वाले हो, तो बहुत आपको वरी नहीं करना कि मतलब कि कैसे क्या इसमें टैक्स क्या होता है, क्लोजिंग टैक्स क्या होता है, ओपन टैक्स क्या होता है, बहुत मतलब सोचना नहीं है, ये सब आपके आगे चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। अ प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट कंप्यूटर्स फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसको मतलब सेट ऑफ रूल्स बात करते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर एक किसी अदर कंप्यूटर से नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करता है। मैं सिंपल से डिफाइन करता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है। जब भी आप रोड पे निकलते हो तो वहां भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, कि ग्रीन लाइट का मतलब चलना होता है, रेड लाइट का मतलब रुकना होता है, ठीक है। ऐसे ही जब भी डेटा एक प्लेस से सेकंड प्लेस जाता है तो वहां भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स कौन कौन से होते हैं उसको हम पढ़ेंगे आगे, बट उस सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। प्रोटोकॉल्स फ्रॉम द backbone of the communication that take place between two computers over the internet। तो प्रोटोकॉल जो होता है बैकबोन होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। जब भी एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर से एक बात होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पे आपका बेसिकली प्रोटोकॉल वहां पे काम करता ही करता है। सम कॉमन प्रोटोकॉल्स इन यूज टुडे फॉर कंप्यूटर्स आर TCP IP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, टेलनेट, SSH, SCP। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल हम देखो, TCP IP, HTTP हो गया, ये कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जो बेसिकली यूज में आते हैं जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है या कोई फाइल का सेंडिंग या रिसीविंग होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स आपस में काम करते करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे TCP IP का काम क्या होता है। TCP IP बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जो मेनली हमेशा काम करता है। TCP IP, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and IP stands for Internet Protocol, is the communication protocol for the internet। TCP का मतलब क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये जो होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से हम इंटरनेट का जानते हैं। It defines the rules that computers and other network devices must follow the communication with each other over the internet। तो ये क्या होता है, कुछ रूल्स डिफाइन करता है कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को फॉलो करना कंपलसरी होता है। ब्राउजर्स एंड सर्वर्स यूजेस TCP IP टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ब्राउजर और सर्वर जो होता है वो दोनों TCP IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं आपस में चीजों को कनेक्ट करने के लिए। अब ब्राउजर यूज TCP टू एक्सेस सर्वर, ब्राउजर यूज करता है TCP IP को सर्वर को एक्सेस करने के लिए। आप सर्वर यूज TCP IP टू सेंड HTML डेटा बैक टू द ब्राउजर, और जो सर्वर होता है TCP IP को यूज करता है HTML डेटा को ब्राउजर को वापस भेजने के लिए। योर ईमेल प्रोग्राम यूज TCP IP टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। जो आपका ईमेल प्रोग्राम होता है वो TCP IP को यूज करता है इंटरनेट पे किसी ईमेल को सेंड करने के लिए, किसी ईमेल को रिसीव करने के लिए। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इज ए कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। IP डज नॉट ऑक्यूपाई द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपका जो IP होता है कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, और IP किसी भी कम्युनिकेशन लाइन के बीच में कंप्यूटर पे ऑक्यूपाई नहीं करता है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर नेटवर्क लाइन्स। ये क्या होता है, नेटवर्क लाइन को यूज कर मतलब कि नीड पड़ने से कम करता है। ईच लाइन कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। विद IP मैसेज और अदर डेटा आर ब्रोकन इनटू स्मॉल independent packets and sent between computers via the internet। IP is responsible for routing each packet its correct destination। तो सिंपल से क्या होता है कि जब भी कोई भी डेटा कहीं से आप सेंड करते हो तो क्या होता है, वो मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं।
मल्टीपल पैकेट में डिवाइड होने के बाद में आईपी जो होता है उसका रूट डिफाइन करता है कि वो पैकेट्स कहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। जो एड्रेस डिफाइन करता है ये पैकेट्स कहाँ पे जाएंगे वो कौन डिफाइन करता है, आईपी डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखोगे तो समझ जाओगे। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक जो इंफॉर्मेशन उसको हम सेंड कर रहे हैं। जब भी इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे टीसीपी क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पैकेट्स में तोड़ देगा, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में डिवाइड कर देगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में जो आपका आईपी होता है ये डिफाइन करता है कि कौन सा पैकेट को कहाँ पहुंचना है। डेस्टिनेशन कौन डिफाइन करता है, आईपी डिफाइन करता है। आईपी डिफाइन करता है कि पैकेट्स कहाँ पे एक्चुअली जाने वाले हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट रूट से उन पैकेट्स को मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आईपी करता है। डिफरेंट रूट से, कोई इस साइड से जा रहा है, कोई साइड से जा रहा है, डिफरेंट रूट से। और उसके बाद में जब पैकेट्स यहाँ पहुंचते हैं, पैकेट्स पहुंचने के बाद में पैकेट्स पहुंच जाते हैं, स्मॉल पैकेट पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, उसके बाद में टीसीपी फिर दोबारा क्या करेगा, उसको कंबाइन करने में, उसको रीअरेंज करने में लगेगा। और लगने बाद में फिर वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रिसीवर के पास में पहुंचा देगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सेंडर जो था वो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा था। मल्टीपल पैकेट में पहले इन्फॉर्मेशन डिवाइड होगा जो टीसीपी करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा वो मैसेज, मतलब ये पैकेट्स वो कौन डिफाइन करेगा, हमारा आईपी करेगा। और आईपी जो होता है डिफरेंट रूट से उन पैकेट्स को सेंड करेगा। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद में पैकेट्स को टीसीपी में दोबारा रीअरेंज करने के बाद में इंफॉर्मेशन बना के रिसीवर को दे देगा। सिंपल सा क्लियर हो गया। आई थिंक ये टीसीपी आईपी का जो प्रॉपर वर्क था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। एचटीटीपी और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एचटीटीपी हो का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये मेन प्रोटोकॉल होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। व्हेन यू रिक्वेस्ट अ वेब पेज by typing its address into your web browser, that request is sent using HTTP browser is an HTTP client and the web page server is not surprisingly an HTTP server, ठीक है। जब भी सिंपल से क्या होता है कि जब भी किसी एड्रेस को आप टाइप करते हो ब्राउजर के अंदर तो क्या होता है, HTTP ब्राउजर जो होता है HTTP के थ्रू क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। और रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद में किसको रिक्वेस्ट सेंड होता है, सर्वर को। और सर्वर के पास में रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद में सर्वर जो होता है उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। जो भी रिक्वेस्ट किया हमने कि हमको महात्मा गांधी के बारे में जानना है, सर्वर क्या करेगा, महात्मा गांधी के बारे में रिप्लाई करता है किसको, क्या नाम है, ब्राउजर को। और फिर ब्राउजर के सामने उसका महात्मा गांधी कौन है उनका इंफॉर्मेशन हमारे सामने शो होना स्टार्ट हो जाता है। HTTP defines a set of rules as how messages and other data should be formatted and exchanged between server and browser। तो HTTP जो होता है एक set of rules होता है, वहाँ पे कुछ rules बने होते हैं कैसे मैसेज जो होता है या कोई डेटा जो होता है वो कैसे एक्सचेंज करता है सर्वर और ब्राउजर के बीच में, ठीक है। सिंपल सा, जब भी ब्राउजर को आपने यूज किया अपने सिस्टम में तो वहां से HTTP से क्या हुआ, रिक्वेस्ट किसके पास में, सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाता है। और रिक्वेस्ट जाने के बाद में, ठीक है, सर्वर जो होता है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है, रिप्लाई करता है कि अच्छा आपने महात्मा गांधी के बारे में रिक्वेस्ट किया है कि महात्मा गांधी कौन है। सर्वर से फिर HTTP ही क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि महात्मा गांधी ये है, महात्मा गांधी का जन्म ये यहाँ हुआ था, महात्मा गांधी ये चीजें पहनते थे या खाते पीते थे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा रोल रिक्वेस्ट करने के लिए, रिप्लाई होने के लिए उसका पूरा रोल जो अदा कर रहा है कौन कर रहा है, ये HTTP कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि HTTPS क्या होता है। अब यहाँ पे जो HTTPS S स्टैंड फॉर सिक्योर की बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट पढ़ लिया, रिक्वेस्ट और रिप्लाई वाला काम। तो HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात करते हैं। HTTPS और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, HTTPS में क्या होता है, सेम काम करता है आपका HTTP की तरह, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिक्योरली हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई डेटा आपका हैक नहीं होगा, ठीक है, वो सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल यूज TLS ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर टू इनक्रिप्ट डेटा टू सिक्योर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द accessed website and protection of the privacy and integrity of the exchange data while making an online transaction।
सिंपल सा पॉइंट कह रहा है कि जब भी आपका डेटा कहीं से पास करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो या कोई भी प्राइवेट डेटा होता है जहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी आपका लॉस ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे HTTP के साथ में एक लेयर काम करता है, TLS लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, या फिर SSL लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये काम करते हैं जो डेटा को इंक्रिप्ट करता है कि जिससे आपका डेटा क्या होगा उसके सिक्योर हो सके, ठीक है। वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, Firefox, Chrome also display a padlock icon in the address bar to visually indicate that HTTPS connection is in effect, ठीक है। तो वेब ब्राउजर जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, तो वहाँ पे आपको एक पैडलॉक दिखेगा, दिस कॉल्ड पैडलॉक, ये जो आपको दिख रहा है दिस कॉल्ड पैडलॉक। ये पैडलॉक दिखता है, पैडलॉक का मतलब जो ये लॉक कंप्लीट लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे HTTPS है, क्या है यहाँ पे HTTPS है। लेकिन कभी कभी आपका लॉक इस टाइप से बना होगा, इस टाइप से बना होगा, इस टाइप से, तो मतलब क्या है, ये HTTP है। HTTP क्यों है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपका पैडलॉक इस टाइप से बना हुआ तो मतलब कि उससे HTTPS है, अगर पैडलॉक आपका इस टाइप से बना हुआ मतलब क्या है, वो HTTP है, वो अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे डेटा हैक होने की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। लेकिन HTTPS में क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, यहाँ पे दो लेयर काम करते हैं, तो TLS काम करेगा या फिर आपका SSL काम करेगा, जहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जब भी डेटा यहाँ से कहीं और जाएगा तो वो क्या होगा, सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है, वो आपका हैक होने के चांसेस कम से कम रहेगा, नहीं रहेगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखोगे, नेक्स्ट में आप देखोगे, नेक्स्ट में कह रहा है रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। अब रिमोट लॉगिन आर ऑल लॉगिन इज द एबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर लोकेटेड एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम द रिमोट साइट ओवर अ पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। तो सिंपल सा पॉइंट क्या होता है, अगर कहीं आप बैठ के, आपके अंदर मतलब कि सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी है कि कहीं बैठ के और दूर के सिस्टम को एक्सेस करोगे, ठीक है, उसको जिसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऑन लॉगिन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन से अगर किसी सिस्टम को, ठीक है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, या प्राइवेट सिस्टम या पब्लिक नेटवर्क हो, ठीक है, उसको एक्सेस कर रहे हो, दिस कॉल्ड रिमोट लॉगिन, ठीक है। दिस अलाउज एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑफ साइट और एन इंडिविजुअल टू गेन एक्सेस टू हिज और हर होम कंप्यूटर एंड वर्क विद इन इट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो अपने घर बैठ के या घर बैठ के अपने ऑफिस सिस्टम को अगर वो एक्सेस कर रहा है, जिसको रिमोट लॉगिन, तो घर बैठ के ऑफिस सिस्टम को एक्सेस करके वो जो भी वहाँ पे काम है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, रिमोट लॉगिंग के जरिए पॉसिबल होता है, ठीक है। टू सिक्योर द लॉग इन प्रोसेस सम प्रोटोकॉल्स आर आल्सो यूज्ड। जब भी यहाँ पे जो लॉग इस प्रक्रिया में जो लॉग होता है प्रोटोकॉल्स, जब भी लॉग इन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल क्या होते हैं यूज में आते हैं। तो सिंपल सा क्या फिगर में देखोगे, तो ये इंसान यहाँ बैठ के सिंपल सा इन सिस्टम को यूज करे, तो मतलब क्या है, इसको रिमोट लॉगिंग, इसको रिमोट लॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे टेलनेट क्या होता है, ठीक है। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं उसको, ठीक है। टेलनेट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट जो होता है इनका वर्ड का कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि उससे बना होता है, ठीक है। एंड इज वन ऑफ द मेजर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट। ये जो होता है एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पे हम यूज करते हैं। इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट ओवर अ TCP नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अलाउ करता है हमको रिमोट कंप्यूटर को या होस्ट को, मतलब कि नेट के ऊपर हम बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से जब भी रिमोट लॉगिन करते हो आप लोग वहाँ पे, तो टेलनेट प्रोटोकॉल आपका वहाँ पे काम करता है, ठीक है। द यूजर्स कंप्यूटर विच इनिशिएट द कनेक्शन इज रिफर्ड टू एज ए लोकल कंप्यूटर, ठीक है। जो कनेक्शन को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लोकल कंप्यूटर बोलते हैं। एंड द मशीन बीइंग कनेक्टेड टू विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज रिफर्ड टू एज अ रिमोट और होस्ट कंप्यूटर। अब सिंपल सा क्या है कि जो मशीन उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर रहा है, जो मशीन से परमिशन ले रहा है, ठीक है, कि जैसे कि आप घर बैठे हुए ऑफिस सिस्टम है, तो आपने घर से रिक्वेस्ट किया सिस्टम को, ऑफिशियल सिस्टम को, तो घर का सिस्टम क्या हो गया, वो आपका जो घर का सिस्टम है उसको बोलेंगे लोकल कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर ऑफिस में है जिसको आप एक्सेस करने वाले हो उसको हम रिमोट कंप्यूटर या फिर होस्ट कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। द रिमोट कंप्यूटर कैन बी फिजिकली लोकेटेड इन द नेक्स्ट रूम
एंड द नेक्स्ट टाउन और इन अनदर कंट्री। जो होस्ट कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, वो चाहे वो जो रिमोट कंप्यूटर होता है या तो वो आपके बगल के रूम में हो सकता है, या बगल के शहर में हो सकता है, या किसी बगल के देश में हो सकता है, कहीं पे भी होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ टेलनेट क्लाइंट इज यूज्ड टू मेक कनेक्शन टू अ टेलनेट सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टेलनेट क्लाइंट के नाम का, इसका यूज करके आप टेलनेट सर्वर के थ्रू आप वहाँ पे कनेक्शन रिमोट सिस्टम से बना सकते हो, ठीक है। सपोज ये आपका लोकल कंप्यूटर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका होस्ट कंप्यूटर या फिर रिमोट कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करेंगे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्या होगा, टेलनेट होगा। टेलनेट मतलब क्या, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होने वाला है। सॉरी प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे एफटीपी जो होता है, एफटीपी स्टैंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। When you want to copy files between two computers that are on the same local network, often you can simply share a drive or folder and copy the files the same way you would copy files from one place to another on your own PC, ठीक है। तो एफटीपी सिंबल से क्या होता है कि जब भी किसी फाइल को आप दो कंप्यूटर में आप क्या करते हो, शेयर करते हो, ठीक है, शेयर करते हो किसी फोल्डर के ड्राइवर को, ठीक है, कॉपी करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, सेम वे, हाँ, तो वैसे क्या होता है कि एफटीपी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। बट इफ यू वांट टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर दैट इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, यू वुड probably use the internet connection. However, for security reasons, it is very uncommon to share folders over the internet, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे क्या होता है कि अगर अगर आप एफटीपी यहाँ पे कहता है कि अगर जो किसी फाइल को आपको एक सिस्टम से सेकंड सिस्टम में आप कॉपी या पेस्ट करना है, तो सिंपल से क्या होगा, वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी रीजन से क्या होता है, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन के चक्कर में क्या होता है, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। अब क्या ट्रांसफरिंग फाइल्स यूजिंग एफटीपी, अब कैसे ट्रांसफर करते हैं फाइल के जब भी एफटीपी का यूज करते हैं। कह रहे एफटीपी इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, दैट यूजेस द इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर टू ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर टू द वेब सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीसीपी आपका एफटीपी जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर का यूज करता है किसी फाइल को ट्रांसफर होने के लिए। जैसे कि अगर जो क्लाइंट कंप्यूटर से वेब कंप्यूटर में कुछ भेज रहे हैं, इसको अपलोडिंग बोलते हैं। जब भी किसी क्लाइंट कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर है और ये आपका सर्वर है, अगर जो यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पे कोई चीज भेजोगे तो दिस कॉल्ड अपलोडिंग। क्या बोलेंगे इसको, अपलोडिंग बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ क्लाइंट कंप्यूटर टू द सर्वर कॉल्ड द अपलोडिंग। सिंपल सा पॉइंट, अगर जो आप क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पे आप कोई भी फाइल भेजोगे दिस कॉल्ड अपलोडिंग। एंड ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। सिंपल सा पॉइंट है, अगर सर्वर से वही फाइल को या किसी फाइल को आप अपने क्लाइंट सिस्टम पे आप ला रहे हो तो इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। वंस अ फाइल गेट्स अपलोडेड ऑन द इंटरनेट एनीवन कैन व्यू इट। अगर जो किसी फाइल को आपने अपने सिस्टम से इंटरनेट पे या सर्वर पे अपलोड कर दिया तो उसको दुनिया में कोई भी देख सकता है, ठीक है।